हाँ दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी ने अपने पति और ननद को एक साथ करते देखा तो क्या कहा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं मोटरसाइकिल लेकर बाहर खड़ा था। अम्मी अंदर पीर साहब के पास थी। वहाँ लोगों की भीड़ लगी थी। भीतर जाने से पहले अम्मी ने मुझसे भी कहा था, आदिल बेटा अंदर चलो, मुझे ऐसी फालतू बातों पर भरोसा नहीं है। मैंने तलखी के साथ कहा था, ऐसा नहीं कहते बेटा, कहकर अम्मी पर्स साथ लेकर अंदर चली गई थी। ना जाने बाबा बैरागियों के पीछे ये ना समझ लोग क्यों भागते हैं। मैं देख रहा था कि कोई नारियल तो कोई मिठाई लेकर वहां आया हुआ था। पिछले जुमे पर भी जब अम्मी यहाँ आई थी तो 500 रुपए देकर अपना नंबर लगा गई थी। फोन से ही आज का समय मिला था तो वह मुझे साथ लेकर आ गई। मैं घर का सबसे छोटा हूँ, इसलिए सबके लिए आसानी से मुहैया रहता हूँ। मैंने अम्मी को कई बार समझाया भी था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। यह बात आईने की तरह साफ थी कि पिछले 2 से 3 सालों में हमारे घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। इसके पहले सब ठीक ठाक था। मेरे अब्बा सरकारी ड्राइवर थे और ना जाने कहाँ का शौक लगा तो एक ऑटो रिक्शा खरीद लिया और उसे किराए पर दे दिया। कुछ आमदनी होने लगी तो बैंक से कर्ज लेकर 2 से 3 ऑटो रिक्शा और ले लिए और उसी हिसाब से आमदनी बढ़ गई थी। अब्बा घर में मिठाई फल लाने लगे थे। 1 से 2 दिन छोड़कर चिकन बिरयानी या नॉनवेज बनने लगा था। फ्रिज में तो हमेशा फल भरे ही रहते थे। अम्मी के लिए चांदी के जेवर बन गए थे और फिर हाथ के कंगन, गले में सोने की माला आ गई थी। मेरी पढ़ाई के लिए अलग से कोचिंग क्लास लगा दी गई थी। मेरी बड़ी बहन यानी अप्पी भी हमारे शहर में ही ब्याही गई थी। उनकी ससुराल में अम्मी कभी भी खाली हाथ नहीं जाती थी। बड़ी अप्पी के बच्चे तो नाना नानी का मानो इंतजार ही करते रहते थे। फिर अब्बा परेशान रहने लगे। वह किसी से कुछ बात नहीं करते थे। मुझे कभी कपड़ों की या कोचिंग के लिए फीस की जरूरत होती तो वह झिड़क देते थे, कब तक मांगोगे, इतने बड़े हो गए हो, खुद कमाओ। अब्बा के मुंह से कड़वी बातें निकलने लगी थी। नए कपड़े दिलाना बंद हो गया था। अम्मी अब बड़ी अप्पी के यहाँ खाली हाथ ही जाने लगी थी। अम्मी घर खर्च के लिए 3 से 4 बार कहती, तब अब्बा रुपए निकाल कर देते थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? अम्मी कहती कि घर पर किसी की नजर लग गई या किसी शैतान का बुरा साया घर में आ गया है। हद तो तब हो गई जब अब्बा ने अम्मी से सोने के कड़े उतरवा कर बेच दिए और जो रुपए आए उसका क्या किया पता नहीं। अम्मी को भरोसा हो गया था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। वह मौलाना से पानी फुकवा कर ले आई। कुछ ताबीज भी बनवा लिए, अब्बा के तकिए के नीचे दबा दिए, लेकिन परेशानियां दूर नहीं हुई। एक दिन शाम को अम्मी ने एक पीर साहब को बुलवाया। वह पूरा घर घूमकर कहने लगे, कोई बुरी शैतान है। इसे दूर करने के लिए पीर साहब ने 2000 रुपए मांगे। अम्मी ने जो रुपए जोड़ कर रखे थे वो निकाल कर दे दिए और ताबीज ले लिए। घर में पानी का छिड़काव कर दिया। दरवाजे के बीच में सुइयां ठुकवा दी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब्बा ने अम्मी से चांदी के जेवर भी उतरवा लिए। अम्मी ने मना किया तो बहुत झगड़ा हुआ। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा था कि मामला गंभीर है, क्योंकि ऐसी खराब हालत हमारे परिवार की कभी नहीं हुई थी। अम्मी ने यह बात अपनी बहनों से भी की और कोई बहुत पहुंचे हुए पीर बाबा के बारे में मालूम किया। अम्मी ने पिछले जुमे को पैसा देकर अपना नंबर लगवा लिया था। मैं अपनी यादों से लौट आया। मैंने घड़ी में देखा, रात के 9 बज रहे थे। तभी देखा कि अम्मी बाहर बदहवास से आ रही थी। मैं घबरा गया और पूछा, क्या बात है अम्मी? कुछ नहीं बेटा, घर चल, घबराई सी आवाज में अम्मी ने कहा और कहते कहते उनका गला भराया। आखिर माजरा क्या है? पीर साहब ने कुछ कहा क्या? मैंने जोर देकर पूछा, तू घर चल बस।
अम्मी ने गुस्से में कहा। बड़ी अप्पी घर पर आई हुई थी। अम्मी तो अंदर आते ही अप्पी के गले लगकर रोने लगी। आखिर दिल भर रो लेने के बाद अम्मी ने आंसुओं को पोंछा और कहा, मैं जो सोच रही थी वह सच था। क्या सोच रही थी? कुछ साफ साफ तो बताओ। बड़ी अप्पी ने पूछा। क्या बताऊं? हम तो बर्बाद हो गए। पीर साहब ने साफ साफ बताया है कि इनकी जिंदगी में दूसरी औरत है, जिसकी वजह से यह बर्बादी हो रही है। अम्मी जोर से रो रही थी। मैंने सुना तो मैं भी हैरान रह गया। अब्बा ऐसे लगते तो नहीं हैं, लेकिन फिर हम बर्बाद क्यों हो गए? इतने रुपए आखिर जा कहाँ रहे हैं? अम्मी को अप्पी ने रोने से मना किया और कहा, अब्बा आज आएंगे तो बात कर लेंगे। हम सबने आज सोच लिया था कि अब्बा को घर की बर्बादी की पूरी दास्ताना बताएंगे और पूछेंगे कि आखिर वे चाहते क्या हैं। रात के तकरीबन 10:30 बजे अब्बा परेशान से घर में आए। वह अपने कमरे में गए तो अम्मी वहीं पर पहुंच गई। अब्बा ने उन्हें देखकर पूछा, क्या बात है बेगम, बहुत खामोश हो? अम्मी चुप रही तो अब्बा ने दोबारा कहा, कोई खास बात है क्या? जी हाँ, खास बात है, आपसे कुछ बात करनी है। अम्मी ने कहा, कहो क्या बात? घर के हालात पिछले 2 सालों से बदतर होते जा रहे हैं। इस पर आपने कभी गौर किया है? मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ मजबूरी है। 1 से 2 महीने में ठीक हो जाएगा। अब्बा ने ठंडी सांस खींचकर कहा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा, आप यह जान ले, बल्कि आप हमें भिखारी बनाकर ही छोड़ेंगे। अम्मी की आवाज बेकाबू हो रही थी। हम दरवाजे की ओट में आकर खड़े हो गए थे ताकि कोई ऊंच नीच हो तो हम अम्मी की ओर से खड़े हो सके। ऐसा नहीं कहते बेगम। क्यों? क्या कोई कसर छोड़ रहे हैं आप? आपको एक बार भी अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं आया कि हम पर क्या गुजरेगी? कहकर अम्मी रोने लगी थी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम इन बुरे दिनों से पार निकल जाएं, लेकिन निकल नहीं पा रहे, यही ना? उस औरत ने आपको जकड़ लिया है। अम्मी ने अपनी नाराजगी जाहिर कर तकरीबन चीखते हुए कहा, खामोश रहो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बेहूदे बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों? मैं सब सच कह रही हूँ, इसलिए। कह तो तुम सच रही हो, लेकिन बेगम मैं क्या करूं? पानी को कितना भी तलवार से काटो वह कटता नहीं है। अब्बा ने अपना नजरिया रखा। आज आप फैसला कर ले। कैसा फैसला? अब्बा ने हैरत से सवाल किया। आखिर आप चाहते क्या हैं? उस औरत के साथ रहना चाहते हैं या हमारे साथ जिंदगी बसर करना चाहते हैं? अम्मी ने गुस्से में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो। अब्बा भी नाराज होने लगे थे। मैं आज बड़े पीर साहब के पास गई थी, उन्होंने मुझे सब बता दिया है। अम्मी ने राज खोलते हुए कहा, क्या सब बता दिया है? अब्बा ने हैरत से सवाल किया। आप किसी दूसरी औरत के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, लानत है। अम्मी ने गुस्से में कहा, चुप रहो, जानती हो कि वह दूसरी औरत कौन है? अब्बा ने गुस्से में कांपते हुए कहा, कौन है? अम्मी ने भी उतनी ही तेजी से ऊंची आवाज में पूछा, तुम्हारी ननद है, मेरी बड़ी बहन। उसकी मेहनत की वजह से ही मैं पढ़ाई कर पाया और अपने पैरों पर खड़ा हो सका, और उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारे पूरे परिवार ने उसे अपने से अलग कर दिया था, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। मुझे पिछले 1 साल पहले ही मालूम पड़ा कि उसके पति को कैंसर है, जिसकी कीमोथेरेपी और इलाज के लिए उसे रुपयों की जरूरत थी। उसके बच्चे भी ऊंचे दर्जे में पढ़ रहे थे। उन्होंने तो तय किया था कि इलाज नहीं कराएंगी, लेकिन जैसे ही मुझे खबर लगी तो मैंने इलाज और पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली, ताकि वह परिवार बर्बाद होने से बच सके। मेरी बहन के हमारे सिर पर बहुत एहसान है। अगर मुझे जान देकर भी वे एहसान चुकाने पड़े तो मैं ऐसा खुशी खुशी कर सकता हूँ। कहते कहते अब्बा जोर से रो पड़े। अम्मी हैरान सी सब देखती सुनती रही।
हम भी दरवाजे की ओर से बाहर निकले और अब्बा के गले से लिपट गए। अब्बा, हमें माफ कर दो। अगर हमें और भी मुसीबतें झेलना पड़ी तो हम झेल लेंगे, लेकिन आप उन्हें बचा ले, मैंने कहा। अब्बा ने आंसू पोंछे और कहा, आदिल बेटा, उनका पूरा इलाज हो गया है, वह ठीक हो गए हैं और भांजे को नौकरी भी लग गई है। यह सब तुम लोगों की मदद की वजह से ही सब हो पाया है। तुम लोग खामोश रहे और मैं उस परिवार की मदद करके उन्हें जिंदा रख पाया। अब्बा की आवाज में हम सब के प्रति शुक्रिया का भाव नजर आ रहा था। अम्मी ने शर्म के मारे नजरें नीचे कर ली थी। अब्बा ने कहा, कल सुबह मेरी बहन यहाँ आने वाली है। अच्छा हुआ जो सब बातें रात में ही साफ हो गई। हम सब कल उनका बढ़िया से इस्तकबाल करेंगे ताकि बरसों से वे हमसे जो दूर रहीं सारे गम भूल जाएं। अम्मी ने कहा, क्यों नहीं? अब्बा ने कहा। तो हम सब हंस दिए। रात में हमारी हंसी से लग रहा था मानो रात घर में बिछ गई हो और खुशियों के सितारे उसमें टंग गए हों।